ओके, चलो हम पहले जो कल पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। लॉ एंड सोशल चेंज के अंदर सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज कि सोशल चेंज होता क्या है, उसका नेचर, फिर उसके टाइप एंड उसके सोर्सेज। सोशल चेंज के मीनिंग में हमने पढ़ा कि सोशल चेंज जो होता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस का, जो एक हर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद चेंजेस आते रहते हैं, उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। अब सोशल चेंज जो है वो यूनिवर्सल और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कंटिन्यूटी के साथ हर एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आता है, जिससे सोसाइटी भी क्या होती है, इफेक्ट होती है। सोशल चेंज जो है वो मॉडिफाई करता है एक इंडिविजुअल से लेके वन एंड अनदर सबकी लाइफ को। जैसे एक जॉइंट फैमिली है वो एक न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया है जो एक जेंडर रोल को डिफाइन करता है। फिर हमने नेचर पढ़ा, तो सोशल चेंज का नेचर यूनिवर्सल होता है, कंटिन्यूस होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, रिलेटिव, प्लान्ड और अनप्लान्ड होता है। यूनिवर्सल देखें तो जो ऑल सोसाइटीज एक्सपीरियंसेस चेंज तो एट डिफरेंट लेवल, जितनी भी सोसाइटीज है सब में चेंजेस आते हैं लेकिन अलग अलग लेवल्स पर। कंटिन्यूस मतलब ये एक तरीके की ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो जिसमें क्या होता है कि हर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बदलाव जो है आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिमिलैरिटी ही रहे। मल्टी डायमेंशनल, अब चेंज आना सिर्फ सोशली चेंज आना नहीं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकली, हर डायमेंशन से चेंज आना, मतलब सोशल चेंज भी एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। फिर रिलेटिव देखिए तो हर एक सोसाइटी में, हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस प्लान्ड होते हैं, कुछ अनप्लान्ड होते हैं। प्लान चेंजेस वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिन्हें पहले बिल बनाया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन की जाती है, फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ उन्हें लेके आया जाता है, विच इज प्लान। फिर कुछ होते हैं अनप्लान्ड, जैसे कल्चरल ट्रेंड्स हो गए, ग्लोबलाइजेशन आ गए। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज ग्रेजुअल चेंज और सडन चेंज होता है। ग्रेजुअल चेंज देखे तो धीरे धीरे आने वाला बदलाव, जो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है, वो हमारा ग्रेजुअल चेंज होता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, अर्बनाइजेशन होना, लिटरेसी स्प्रेड होना। अर्बनाइजेशन मतलब छोटी जगहों से, गांवों से, कस्बों से उठकर लोग माइग्रेट होते हैं बड़े शहरों में, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। पहले कम लोग पढ़ते थे लेकिन अब ज्यादा पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। और अगर हम सडन चेंज की बात करें, अब्रप्ट या रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आना, रशियन रेवोल्यूशन, सती प्रथा को बंद करना, इंडियन इंडिपेंडेंस की आना, ये सारी चीजें हमारी सडन चेंज है। फिर हमने सोर्सेस पढ़े, सोर्सेस ऑफ सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल मूवमेंट, रिलीजन, लो, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मूवमेंट। टेक्नोलॉजिकली देखें तो इनोवेट होना, प्रिंटिंग प्रेस इनोवेट हुई, इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, 2G, 3G, 4G, 5G से AI का आना। इंडिया के अंदर देखिए तो डिजिटल इंडिया मिशन, IT रिवोल्यूशन, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होना। इकोनॉमिकली देखिए तो शिफ्ट इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन कैसे होती थी, अब प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उन चीजों में डिफरेंस आ जाना। उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना, इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आना, फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। पॉलिटिकल मूवमेंट्स को देखो तो फ्रीडम स्ट्रगल, रिवोल्यूशन, रिफॉर्म। इंडिया के अंदर देखिए तो नेशनलिस्ट मूवमेंट होना, एंटी करप्शन मूवमेंट होना, दलित मूवमेंट होना, फिर रिलीजियस चेंजेस आना, रिलीजियस रिफॉर्म जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सूफी मूवमेंट्स होना। फिर लॉ में देखा जाए तो लॉ एज ए डेलिब्रेट एजेंट ऑफ रिफॉर्म, जैसे अनटचेबिलिटी है उसे खत्म करना, राइट टू एजुकेशन देना। फिर ग्लोबलाइजेशन होना, जैसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फूड, कल्चर, लाइफस्टाइल, जो क्या है, ग्लोबलाइज हो रहा है। जैसे अगर एक जगह पर कुछ अच्छी चीजें हो रही है, अच्छा कल्चर हो रहा है,
तो दूसरी कंट्री भी उस चीज को अडॉप्ट कर रही है, तो वो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन होना। जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और जो इंडिया से वेस्टर्न के लोग हैं वो इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, इट इज द ग्लोबलाइजेशन। तो सोशल मूवमेंट्स होना, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पर, जैसे लीगल चेंज आना। लीगल चेंज का आया, सती प्रथा बंद कर दी गई, हिंदू कोर्ट्स लेके आए गए। इकोनॉमिकली चेंज देखे तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जिसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कितने सारे चेंजेस आए। उसके बाद में कल्चर्स में चेंज आना, पहले अरेंज मैरिजेस होती थी, अब अरेंज मैरिज की जगह इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को भी एक्सेप्ट किया गया। फिर टेक्नोलॉजी चेंज आई, जिसके अंदर डिजिटल पेमेंट की चलाई गई, ऑनलाइन गवर्नेंस चलाई गई। पॉलिटिकल चेंज आना, अडल्ट फ्रेंचाइजीज इंट्रोड्यूस हुई, वुमेन्स को एम्पावर किया गया कि अगर मेन जो है वो पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं, तो वुमेन्स आर आल्सो एम्पावर्ड टू गेट सीट इन द पॉलिटिशियन। फिर क्रिटिकल एनालिसिस हुए। जैसे सोशल चेंज जो है वो इनएविटेबल है, जरूरी है। अगर हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो हमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। जो जब हमारा सोशली हम चेंज होंगे तभी तो हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस होगी। अब ये ऐसा नहीं है कि हर प्रोग्रेस हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ये इम्पैक्ट जो है चेंज आने का वो अनइवन होता है, कहीं पर बेनिफिशियल होगा और कहीं पर वो लॉस भी देके जाएगा। लो है जो इसमें एक की रोल देता है, बट इसका लेकिन हम तब तक इस चीज को नहीं अडेप्ट कर सकते जब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम सोशली अवेयर नहीं होंगे, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम नए लॉज जो हमारे लिए बने हैं, हम उस चीज का बेनिफिट कैसे ले पाएंगे जब तक हम उस चीज के लिए अवेयर नहीं होंगे। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा था कि जो हमारी मीनिंग क्या है सोशल चेंज का, नेचर, फिर सोर्सेस और कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्रिटिकल एनालिसिस। अब हम देखते हैं रोल ऑफ लॉ। अब लॉ का रोल क्या है इन सब में, तो मीनिंग ऑफ लॉ इन सोसाइटी। लॉ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ स्टेट embodied in statutes, judicial decisions, constitutional provisions। जो लॉ है वो एक तरीके की स्टेट की विल है, जो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन देता है जुडिशियल डिसीजंस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आते हैं उनके अंदर। ये एक तरीके जो लॉ है हमारा वो एक फ्रेमवर्क है जो हमें राइट और ड्यूटीज के बारे में बताता है। ये एक जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उन सबके राइट क्या हैं, उनके ड्यूटीज क्या हैं, उन सब के बारे में। अब लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि लो अब जैसे जैसे चेंजेस सोसाइटी के अंदर चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हम उस तरीके से लॉ के अंदर भी तो चेंजेस करेंगे, अमेंडमेंट्स आएंगे। फिर सर्विंग बोथ एज अ मिरर ट्रेडिशन एंड एज टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे जैसे ट्रेडिशन बदलेंगे वैसे वैसे ही हम लॉ के अंदर भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब ड्यूअल रोल ऑफ लॉ, लॉ के भी ड्यूल रोल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह और एक एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में देखें तो लॉ इज शेप्ड बाय एग्जिस्टिंग कस्टम। लॉ को किस तरीके से बनाया जाता है, जो हमारे पहले पुराने कस्टम चल रहे हैं, मोरालिटी, ट्रेडिशन, कल्चर या पब्लिक का ओपिनियन कैसा है, पब्लिक किस चीज को ज्यादा बेनिफिशियल मानती है, उस चीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लॉ को बनाएंगे। इट रिफ्लेक्ट सोसाइटल वैल्यूज एट अ गिवन टाइम। अब जो लॉ बनेगा वो एक तरीके से सोसाइटल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे सोसाइटी के अंदर हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है लेके आने की, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आया जो ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर जस्टिस को। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमें बताया गया कि चाइल्ड मैरिज नहीं करनी है, कौन सी लिमिट है दी गई वुमेन के लिए, मैन के लिए शादी करने की। अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद उन सब चीजों की प्रॉब्लम, हमारे पर्सनल लॉज दिए गए हिंदू मैरिज। और जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम की वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट क्या है मैरिज के ऊपर, वो सब कुछ करने के लिए हमें एज नीडेड
मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 दिया गया, जो चेंजेस डिमांड सोसाइटी एंड वुमेन राइट्स मूवमेंट। उसके बाद में लो एज अब डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये हो गया कि जो पुराने कस्टम्स है या ट्रेडिशन है या पब्लिक के जो भी ओपिनियन है उसके बेस पर लो को बनाया गया, जो हमारी जरूरत थी, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद में लो एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले तो लो जो है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टम काम कर रहा है, जो कस्टम की या पब्लिक की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। अब लो जो है, अब जो हमारी सोसाइटी है वो कैसे काम करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी लो आने के बाद। तो लो कैन एक्टिवली शेप एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी ऑफन अहेड ऑफ सोशल एटीट्यूड। इट इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव चेंज इवन व्हेन सोशल एक्सेप्टेंस इज लिमिटेड। अब देखो, कोई भी कानून आता है तो वो कानून सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म होगा जो प्रोग्रेस, उसके अंदर चेंजेस भी आएंगे, प्रोग्रेस भी होगी, लेकिन कब होगी, जब उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रोग्रेस होती है लेकिन जो लोगों की एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अब जैसे एग्जांपल देखें तो अनटचेबिलिटी को खत्म करा गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुछ जगह पर अनटचेबिलिटी है। फिर हिंदू कोड बिल्स लेके आए गए, रिफॉर्म मैरिज, डिवोर्स दिया गया, सक्सेशन एक्ट आए, राइट टू एजुकेशन दिया गया, जिसकी वजह से चाइल्ड को राइट मिले, लिटरेसी एक्सपेंड हो, ताकि हर एक इंसान को पता लग सके कि हर एक इंसान के पास मौलिक अधिकार है पढ़ाई करने का, होमोसेक्सुअलिटी को खत्म करना। फिर ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों को सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाए जाए और उनके अंदर प्रोग्रेस हो सके। लेकिन जब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आएंगे भी कैसे। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, उसमें ये गाइडलाइंस दी गई थी कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसे वो ना हो और उस पर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए, लेकिन उसके लिए कोई भी रूल नहीं पास हुआ और उसके गाइडलाइंस आने के कितने सालों बाद इस चीज पे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल है लॉ एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, कि हमें लॉ कानून तो बनाए गए लेकिन सोसाइटी उस चीज को आज तक भी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। फिर लॉ एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज। लॉ जो है वो एक ब्रिज है ट्रेडिशन और चेंज दोनों के बीच का। लॉ बैलेंस कंटिन्यूटी। लॉ एक तरीके से, कानून क्या करता है, कंटिन्यूटी को बैलेंस करता है। अब अगर कोई कानून आ गया है उसे कंटिन्यू रखना वो भी तो जरूरी है, जो रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन एंड चेंज रिफॉर्म्स ऑफ आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। लॉ क्या करता है, कंटिन्यूटी और चेंज दोनों को बैलेंस करके रखता है। कंटिन्यूटी का मतलब जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं वो भी चलते रहे, लेकिन कुछ आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं जिनको क्या करा जाए, धीरे धीरे चेंज करा जाए। एग्जाम्पल, पर्सनल लॉ स्टिल प्रिजर्व रिलीजियस ट्रांजिशन। अब कुछ पर्सनल लॉज हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गए, मुस्लिम मैरिजेस एक्ट हो गए। तो ये एक्ट क्या है, हमारे अपने अपने पर्सनल लॉज हैं जिसके अंदर जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, आज भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। चेंजेस तो आ रहे हैं, प्लस जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनकी भी रिस्पेक्ट की जा रही है, उनको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर उसके बाद में प्लस फोर्थ, स्ट्राइक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। जो डिस्क्रिमिनेटरी, अब जैसे साहिरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसके बाद ट्रिपल तलाक को बंद कर दिया गया क्योंकि वो इलीगल था। इस वजह से तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। पर्सनल लॉ जो आज भी क्या प्रिजर्व करके रखता है, हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उससे, प्लस जो 2017 के अंदर सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ट्रिपल तलाक के बारे में बोला गया, इसे अबॉलिश कर दिया जाए क्योंकि ये जो है सही नहीं है। इस तरीके से लॉ जो है एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है ट्रेडिशन और जो चेंजेस है उन दोनों के बीच।
तो अभी तक हमने देखा कि जो लॉ है उसका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, प्लस जो ड्यूल रोल निभाता है लॉ एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि एग्जिस्टिंग कस्टम, मॉरल ट्रेडिशन, पब्लिक ओपिनियन से, और इट रिफ्लेक्ट वैल्यू एट अ गिवन टाइम। एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और राइट ऑन मैरिज एक्ट। उसके बाद में लो एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंटली देखें तो लो को बनाया गया है ताकि हम सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे थोड़े थोड़े चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सके, जैसे अनटचेबिलिटी। लेकिन हम तभी ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, तभी प्रोग्रेस आएगी सोसाइटी में, अगर हम इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी तक इस चीज की एक्सेप्टेंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। जैसे अभी तक लोग अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब हिंदू कोड्स आए थे जो रिफॉर्म मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, उन्हें नहीं। राइट टू एजुकेशन, अभी भी सब जगह पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें राइट टू एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। डिस्क्रिमिनाइजेशन इन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, फिर सेक्सुअल हरासमेंट आज भी कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है उनके साथ हरासमेंट होती है। इन सब चीजों को लेके तो आया गया, लेकिन आज भी कहीं कहीं पर ऐसी जगहों पर इन सब चीजों को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। फिर लॉ एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है ट्रेडिशन और चेंजेस के बीच। लॉ एक बैलेंस बना के रखता है कंटिन्यूटी और चेंजेस के बीच। कंटिन्यूटी मतलब कि ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट भी करो, प्लस जो पुराने आउटडेटेड प्रैक्टिसेस है उनको थोड़ा बहुत चेंज भी करो। अब एग्जाम्पल देखें तो पर्सनल लॉ जो है हमारी, वो आज भी प्रिजर्व करके रखी है ताकि हम रिलीजियस ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर सके। और प्लस कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बंद करा सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अभी तक हमने इतना पढ़ा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसके बाद देखते हैं कुछ क्रिटिकल एवोल्यूशन हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ लॉ एज एन चेंज इवेंट। लॉ की स्ट्रेंथ यही है कि धीरे धीरे चेंजेस लेके आना, प्रोवाइड लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी टू रिफॉर्म, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी। लॉ का काम क्या है? यूनिफॉर्म लॉज लेके आना और उस चीज को इन्फोर्स करना, प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज सेक्शन। ये सारे काम क्या है? लो लेके आना, लो को लीगली सबको, ताकि लीगली सबको अधिकार मिल सके। लो को लाने का मतलब तो ये है ना कि हम सबको बराबर का अधिकार दे सके। यूनिफॉर्म प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। अब लेकिन इन सब चीजों की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिससे लो कैन नॉट सक्सीड विदाउट सोशल अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अब कानून तो तभी काम करेगा ना जब हम सोशली अवेयर होंगे। अब कोई चीज हमारे लिए तभी ही वैल्यूबल होगी जब हम उस चीज के बारे में जानते होंगे। जब तक हम अच्छे तरीके से लोगों को समझेंगे नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होगा? लो तब तक सक्सीड नहीं होगा जब तक सोशली अवेयरनेस नहीं होगी, उस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं होगी। सम लीगल रिफॉर्म्स रिमेन इनइफेक्टिव। आज भी कुछ चीजें जो है वो इनइफेक्टिव है, जैसे डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। डॉवरी प्रोहिबिशन को बंद, मतलब कि दहेज को बंद करे हुए 1961 में, लेकिन आज भी लोग डॉवरी लेते हैं। डॉवरी से रिलेटेड केसेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि लोग इस चीज के लिए अवेयर नहीं है, लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन हो चुकी है, लेकिन स्टिल आज भी काफी सारे ऐसे छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में आज भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग सोशली अवेयर ही नहीं है इस चीज के लिए, या फिर अवेयर हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते।
फिर सोशल चेंज रिक्वायर एजुकेशन। अब सोशल चेंज कब आएगा? जब हम उस चीज के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो, इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स हो और इस चीज के बारे में मूवमेंट्स लेके आई जाए, ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी हो, उस चीज से अवेयर हो और उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। आज हमने इतना पढ़ा कि रोल ऑफ लॉ, लॉ का सोसाइटी के अंदर रोल क्या है। ड्यूल रोल पढ़ा कि एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि जो पुराने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन पर डिपेंड होकर लॉ को बनाया गया, और एक एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ताकि जो पुरानी चीजें हैं उन चीजों में बदलाव लाने के लिए बनाया गया। फिर लॉ एक तरीके से ब्रिज का काम करता है ट्रेडिशन और चेंज के अंदर, कि पुराने ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट भी करो, प्लस जो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर चेंज भी लेकर आओ। फिर इस चीज की कुछ स्ट्रेंथ भी है, कुछ चीजें भी हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कुछ इस चीज की लिमिटेशंस भी हैं। जैसे लो तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम सोशली अवेयर नहीं होंगे, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लस कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जिनको लेके आया गया लेकिन आज तक वो अभी भी इनइफेक्टिव हैं, जैसे डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो सोशली चेंज तभी आएगा जब तक हम उस चीज के लिए अवेयर नहीं होंगे, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए, सोशल चेंज के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर है एजुकेशन, इकोनॉमिक फॉर्म, मूवमेंट, जो लीगल इंटरवेंशन के लिए, उसे इन्फोर्स कराने के लिए मूवमेंट्स लेके आए जाए, ताकि लोग इस चीज के लिए अवेयर भी हो, प्लस उस चीज को एक्सेप्ट भी कर सके। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें अगर कोई दिक्कत, कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो, और इससे आप रीड कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आएगा तो हम कल की क्लास में देख लेंगे इसे, और इसकी जो पीडीएफ है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू। हैव अ गुड इवनिंग।